जय हिंद फ्रेंड्स। आप आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरपीएफ में किस प्रकार फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपको आरपीएफ रिक्वायरमेंट पर आ जाना है। जैसे यहाँ पर आओगे आपको सबसे ऊपर वेबसाइट दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। दाएं तरफ कोने में आपको एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर वाला दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपकमिंग रिक्रूटमेंट में आपको CEN नंबर RPF 1/2024 यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उस फाइल को ओपन होने देना है। यहाँ पर आपको अपनी रीजन के अकॉर्डिंग या फिर जो जितनी भी वैकेंसी है उन सब के बारे में आपको जानकारी इस फाइल के माध्यम से मिल जाएगी। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब्जेक्ट है, वो सब ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अपने रीजन पे आ जाना है। स्टेट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना। मैं अपना स्टेट के अकॉर्डिंग अजमेर बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेक्स देखने को मिल जाएगा। इस इंटरफेक्स में आपको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन या फिर नोटिफिकेशन न्यूज़ अपडेट मिल रहे होंगे। इस न्यूज़ अपडेट में आपको यहाँ पर SI के लिए और कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको यहाँ पर आ जाना नॉर्मली और यहाँ पर आपको क्लिक करना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए क्लिक करें, ये जो लिखा हुआ है इस पर आपको नॉर्मली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का नया पेज आपके सामने एक और ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर आपको अप्लाई वाला जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, ये नीचे जा रहा हूँ मैं, ऊपर की ओर जाना है आपको। यहाँ पर अप्लाई दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। आपको ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करना है यदि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है। अकाउंट कैसे बनाए इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना लिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर अप्लाई की कर लेना। इस प्रकार आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पे चले जाना है। यहाँ पर दो तरह का रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर वाला SI के लिए और नीचे कांस्टेबल के लिए है। तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, मैं आपको आज SI के लिए किस प्रकार अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आपको यहाँ पर IM इस पर क्लिक कर लेना है। इसको अनुमति देने के बाद आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है उस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेक्स आ जाएगा। मैं पहले भी बता देता हूँ, आपको SI या कांस्टेबल दोनों में से एक को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। जो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो डिटेल आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर आपको मैरिड स्थिति को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो भी धर्म है, रिलीजन्स, उसको सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद मदर लैंग्वेज कौन सी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिफाई के लिए यहाँ पर कुछ लिखना होगा कि आपकी पहचान किस प्रकार होगी। आपके जो दो निशान होते हैं, किसी भी दो आइडेंटिफिकेशन को आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो आपके शरीर पर जो भी आँख पर, कहीं मुंह पर कोई तिल है तो उसको भी आप यहाँ पर राइट अप कर सकते हो, लेकिन वो परमानेंटली होना चाहिए। उसके अलावा आपको और भी कहीं पर कोई चोट आई हुई है जो परमानेंट बनी हुई है, या फिर और भी कोई आइडेंटिफाई के लिए आपका जो भी आपकी यूनिक आइडेंटिफाई है उसको यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर आपको अपना लिख लेना है। जैसे कि मेरे फेस पर कुछ मोल है यानी कि तिल है, तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है मोल ऑन थ्रोट लिख देना है, यानी कि गले पर तिल है। इसके अलावा और भी आप हैंड पर कहीं पे भी आपके मोल है तो उसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, या और भी आपकी जो यूनिक आईडी है उसको यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करनी। मैं जनरल से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। और सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाना होगा जिस आप कैटेगरी को सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है एड्रेस के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपको परमानेंट के लिए भी यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना, जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर भी आपको एड्रेस फिल कर लेना है। यहाँ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है, आई टिक पर कर लेना और आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। लेकिन यहाँ पर डिटेल दी जा रही है कि आपको ये इंग्लिश में नहीं लिख सकते, तो टाउन का नाम लिखा है यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो, जोधपुर जो लिखा है वो मैंने हिंदी में लिख दिया, तो उसको ये बोल रहा है कि आप इंग्लिश में ही फिल करो। तो आपको सारी जानकारी इंग्लिश में ही फिल करनी होगी, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर
वापस मैं सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वापस यही बता रहा है कि आप इंग्लिश में ही आपको इसको करना होगा। तो यहाँ पर मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, जो विलेज या टाउन लिख रखा है उसको मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ देख सकते हो, मैं अपने विलेज या टाउन को इंग्लिश में लिख रहा हूँ। इंग्लिश में करने के बाद यहाँ पर भी इसको भी मुझे इंग्लिश में करना होगा, जो मैं टिक करके यानी कि जो सेम है उसको सेम एज इट इज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे पहले पिन कोड फिल करने होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर पिन कोड फिल करता हूँ, जैसे ही अपना मैं पिन कोड सेलेक्ट करता हूँ, पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद मैं जो परमानेंटली है इस पर क्लिक करता हूँ, तो दोनों में एज इट इज़ सेम हो जाएगा। उसके बाद ये सेव हो जाएगा और सक्सेसफुल दिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसको नो कर लेना है, यदि है तो यस कर लेना है। उसके बाद आप विकलांग वगैरह जो भी हो तो उसको यस कर लेना, और नहीं हो तो नो कर लेना है। इसके अलावा आप जो इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास से आते हो तो उसको यस कर लेना है, जिससे आपकी फ़ीस में रिलैक्सन मिल सकता है, क्योंकि स्टूडेंट के तौर पर फ़ीस का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी भर्तियों के लिए लंबी और राजस्थान की भर्तियों के लिए विशेषतर बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। तो यहाँ पर अपना फ़ीस का सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको फ़ीस कम फिल करनी पड़े। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ीस में रिलैक्सन चाहते हो तो यस पे क्लिक कर लेना, ताकि आपकी फ़ीस कम लगे। वैसे 500 रुपये है, लेकिन ये करने पर आपको 250 रुपये में काम हो जाएगा। और ये भी आपके CBT एग्ज़ाम के बाद मात्र 100 रुपये रखेंगे और वापस 150 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना जो सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास BPL कार्ड है तो उसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरीज दे रखी है, उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हो, जिससे आपको फ़ीस में रिलैक्सन मिल सके। और आपको इसके साथ ही जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, यदि आपने BPL लगाया तो BPL कार्ड नंबर, या फिर आपने और कोई भी जो इकोनॉमिकल जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जैसे बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, उसको लगाया तो उसमें भी आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं उसको यहाँ पर नॉर्मली फिल कर लेना है। ये सब आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको नंबर फिल करना होगा, और नहीं तो आपको फिर पूरी फीस देनी होगी। तो यदि आपके पास ये जो जितनी भी कैटेगरीज दे रखी है उसमें से कोई है तो वो फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आ जाना है कि क्या आप रेलवे में पहले से हैं, तो मैं नो कर लेता हूँ। उसके बाद क्या आप के डिपार्टमेंट से रिलेटिव किसी से वर्तमान में किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट से मैं नहीं जुड़ा हूँ तो नॉट अप्लाइड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोर्स कंप्लीट एप्टीट्यूड जो भी इससे रिलेटिव कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी मैं नो कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी होती। मैं सुरक्षा कारणों से बैंक डिटेल को नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नेम लिख लेना है, एक बैंक होल्डर का। खुद का बैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके गार्जियंस का जिस किसी का भी बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। बैंक डिटेल इसीलिए मांगी जा रही है ताकि आपकी CBT के बाद आपकी जो भी फीस है वो फीस आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। चाहे आपसे 500 रुपये ले या फिर कितने भी रुपये ले, आपकी सारी फीस जमा हो जाएगी, मात्र 100 रुपये कटेंगे। तो वो भी आप यदि बैंक डिटेल सही फिल नहीं करोगे तो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। तो यहाँ आपको अपने बैंक का नेम, डिटेल, IFSC कोड और अकाउंट नंबर जो भी है वो सब आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, ताकि आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ सके। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको फिल कर लेनी, IFSC कोड वगैरह सारा सही से फिल करना है ताकि आपके अकाउंट में वापस फ़ीस आ सके। इसके बाद का प्रोसेस जो है फ़ोटो अपडेटिंग का, उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं बता देता हूँ तब तक के लिए। फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए, उसकी 320 से 240 के बीच पिक्सल क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो सब कैसे करेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार उसकी साइज़ रिड्यूस कर सकते हो, पिक्सल रिड्यूस कर सकते हो, या फिर और भी कोई भी जानकारी है उसके लिए आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे के लिए मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर ये जो है कुछ सर्टिफिकेट नंबर मैंने यहाँ फिल नहीं किए थे, तो फिलहाल मैं उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो आपको भी जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास उसकी अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट नंबर फिल कर लेना है ताकि आपको फीस में रिलैक्सन मिल सके। सर्टिफिकेट नंबर वगैरह और जो इशू डेट होती है, यानी कि जिस डेट को आपका वो जारी किया गया था उसको भी यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, जिससे आपका फ़ीस में रिलैक्सन मिल सके। हालांकि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपकी फ़ीस मात्र 100 रुपये लगेगी, बाकी फ़ीस आपकी
बैंक से ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये फ़ीस आपकी जमा हो जाएगी। लेकिन बैंक डिटेल अच्छे से फिल करना, अन्यथा आपके अकाउंट में नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको CBT एग्ज़ाम देने जाना ही पड़ेगा। यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखोगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हो जो इशू डेट है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सर्टिफिकेट की। उस इशू डेट को सेलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का होगा। तो उसको मैं यहाँ पर मैं नॉर्मली फिल करता था। यहाँ पर ये मैंने सारी सबमिट ओके कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ईयर सेलेक्ट करने के बाद उसको नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ूँगा। तब तक आपको वीडियो कैसे लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें, और मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हो, या फिर आपकी कोई भी मैं सहायता करने के लिए हाजिर रहूँगा। आगे यहाँ पर आपको सबमिट के लिए आ जाना है। तो जैसे ही मैं इस डिटेल को सेव करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, तो सेव पे आने के बाद यहाँ सेव की, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल और मांग रहा है, जो डिटेल मुझे यहाँ फिल करनी पड़ेगी, नहीं तो ये फिर ओके नहीं हो पा रहा है। तो आपको यहाँ नॉर्मली आ जाना है, और यहाँ पर ये जो मैंने एक सेलेक्ट नहीं किया था उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो मैं नॉट अप्लाइड कर लेता हूँ, मैं किसी रेलवे में काम नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे सेव करोगे सेव हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए एक नया पेज ओपन दिखाई दे देगा। यहाँ पर आपको पहले 10th के लिए मैट्रिक लेवल की यानी कि 10th लेवल की आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे उसके बाद अपने बोर्ड का नेम, जिस बोर्ड से आपने 10th बोर्ड की दी थी उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको नॉर्मली फिल कर लेना है। तो जिस किसी भी बोर्ड से आपने 10th की थी उस 10th बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। मैं अपनी यहाँ पर नॉर्मली 10th बोर्ड का नाम लिख देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी एक एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम एंटर करना है। जैसे ही यहाँ पर मैं अपने बोर्ड का नाम एंटर कर पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है क्योंकि नेटवर्क की वजह से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप यहाँ पर आगे देख सकते हो बोर्ड का नाम यहाँ पर मैं जैसे ही फिल किया, बोर्ड का नाम फिल करने के बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जिस साल आपने 12th किया था। ईयर डेट जो भी है मेंशन कर रखी, क्योंकि नॉर्मली जून जुलाई मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई में कोई भी डेट आप सेलेक्ट करके, या फिर आपके सर्टिफिकेट पर जो डेट लिखी होती है उस डेट को यहाँ पर आप, जो इशू डेट होती है जारी करने की डेट, उसको यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर पासिंग डेट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस डेट को आपने 10th की थी उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपको नॉर्मली फिल कर लेना है। यहाँ पर मैं डेट और मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट और मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। जो भी रोल नंबर आपके सर्टिफिकेट पर होते हैं उस सर्टिफिकेट के रोल नंबर को यहाँ पर आपको नॉर्मली फिल कर लेनी है। उसके बाद ऐड पे कर लेना है। जैसे ही ऐड पे करोगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन और ओपन हो गया, जहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेते हो। मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन लेवल को सेलेक्ट कर लिया। ग्रेजुएशन में मैंने बीए की है तो बीए को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से आपने एजुकेशन क्वालिफाई की है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ोगे, यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिख लेना है। तो मैंने जिस यूनिवर्सिटी से की है उसका मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है उसकी पासिंग ईयर क्या है, ग्रेजुएशन किस ईयर में आपने पास की है, उसकी यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी। क्योंकि एसआई के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तो ग्रेजुएशन की डिटेल होना ज़रूरी आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेना था। मैंने फ़िलहाल ही ग्रेजुएशन की है।
तो उस ग्रेजुएशन डिटेल को मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ। हालांकि मेरी एमए भी मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ वो फ़िलहाल जानकारी नहीं पूछ रहे क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की तक की है। तो उसको मैंने यहाँ पर नॉर्मली सेलेक्ट कर लिया है। पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर मैंने एक और ऐड और पे ऐड पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक और ऐड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप जानते हो मैंने 12th की अभी तक कोई जानकारी अपडेट नहीं की है, तो मैं यहाँ पर 12th की या फिर 12th के साथ और आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो भी यहाँ पर आप एजुकेशन सर्टिफिकेट के तौर पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं 12th स्टैंडर्ड की सिलेक्ट करता हूँ और इसमें आपको यहाँ पर ओपन से की है या फिर कोई डिप्लोमा किया है, तो मैं फ़िलहाल मैंने 12th की है तो 12th को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है, जो भी स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद बोर्ड का नेम लिख देना है। जैसे ही बोर्ड का नाम सेलेक्ट करते हो उसके बाद आपको जो डेट ऑफ पासिंग यानी कि जिस ईयर आपने बोर्ड पास आउट किया है उस पास आउट की डेट को आपको यहाँ पर फिल करने के बाद अब हम आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। तो आगे के प्रोसेस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने इस डिटेल को यहाँ पर फिल किया, ये डिटेल मैंने यहाँ पर से ये पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लिया, मंथ सेलेक्ट कर लिया और मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर ली और उसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक कर लिया। जैसे ऐड पे क्लिक किया ये आपकी जानकारी अपडेट होगी, नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका है वो फ़ोटो सेलेक्ट का है। बड़ी मुश्किल से होता है भाई, बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ता है। ये इसकी हाइट लेंथ वगैरह, इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये सब कैसे करते हैं मैं अलग से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वो सारी जानकारी आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे कर लेना है, नीचे वाला आप आई एग्री कर लोगे और यहाँ पर आपको ये सिग्नेचर आपके आगे और यहाँ पर आपको अपना प्लेस फिल कर लेना, जिस गांव से हो आप उस प्लेस को यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद प्रीवियस एप्लीकेशन पे चले जाना है, यानी कि आप एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल ये आपके सामने आ जाएगी। सारी डिटेल को आपको आराम से पढ़ लेना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो अभी भी आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। और सारी डिटेल आराम से पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। आगे आने के बाद ये सारी डिटेल आपको यहाँ से जानकारी साझा कर लेनी है या फिर पढ़ लेनी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। इसको पढ़ने के बाद आई एग्री करके आपको सबमिट कर लेना है। यहाँ पर आखिरी सबमिट के पूछा जा रहा है कि बाद में आप किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का मेथड आपके सामने आ जाएगा। पेमेंट के लिए आपको 250 रुपये अप्लाई करना, क्योंकि मैंने वहाँ पर लोअर क्लास वाला चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने आई एग्री को यहाँ पर क्लिक करके प्रोसेस पे चले जाना है। जैसे ही प्रोसेस पे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यूपीआई पे आ जाना है और आप जो भी मेथड सेलेक्ट करते हैं उसको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर क्यूआर के माध्यम से करूँगा, तो यहाँ पर पे और क्यूआर को सेलेक्ट करके पे पर आता हूँ। जैसे पे वाले ऑप्शन पे आता हूँ ये क्यूआर आपके सामने आ जाएंगे। इस क्यूआर को आप स्कैन करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके सीधा स्कैनर पे जाके आप अपलोड करके पेमेंट कर सकते हो। इस प्रकार ये आपका फाइनली जो आरपीएफ एसआई का जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा मोबाइल से घर बैठे। इसी प्रकार की और किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, जॉब्स एंड एजुकेशन से रिलेटिव जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।